रशिया को या अमेरिका को कोई हक नहीं है अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर कि वो उधर फौजें उतार के कुछ रियासतों को अलग कर दें कि उन पे जुल्म हो रहा है। मेरे ख्याल में हमें यूएन चार्टर को बेस बना के आगे चलना है और उसके ऊपर यही है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और हम मसाइल को समझें और आगे चले। लीडर्स जो हैं इनको अपना स्टेचर दिखाना होगा। हमें अगर उस जिद में पड़े रहेंगे तो मसाइल को हल नहीं होगा। चीन और अमेरिका के बड़े सख्त ताल्लुकात थे, वो ठीक हो गए। कयूम साहब, दोनों जर्मनी इकट्ठी हुई, बर्लिन वॉल गिर गई और मुझे पक्का यकीन है कि लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म होगी और कश्मीर मुतहद होगा। और उन्होंने फैसला करना है कि इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। ये रियलिटीज ऑन ग्राउंड है। इनसे पहले तही करेंगे तो आप ज्यादती करेंगे अपने अवाम के साथ। और साउथ एशिया के अंदर दुनिया की आबादी का 25% रहता है और इंडिया जो है उसके मुतालिक कहा जाता है कि गरीब लोगों का सबसे बड़ा इज्तिमा तकरीबन 60 करोड़ का वो इंडिया के अंदर है। पाकिस्तान की मुआशी हालत भी ठीक नहीं, बांग्लादेश को आगे लेके जाएंगे। जब हम इस तरह से बातचीत करते हैं प्रसून जी, तो दोनों जानिब से इल्जामात लगाए जाते हैं, बहुत बातें की जाती हैं। जमीनी हकायक को सामने रख के दानिशवराना तौर पर मामले को सुलझाने की कोशिश शायद यहां भी नहीं हो रही कि इल्जामात और इल्जामात। अगर हम माजी से नहीं निकलेंगे तो आगे मुस्तकबिल की तरफ कैसे जाएंगे? आपके पैनलिस्ट क्या कहते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है? सिर्फ इल्जाम लगाना और पाकिस्तान पर डाल देना, इससे क्या अमन आएगा? नहीं आयशा, एक जानकारी खाली दे दें। इस बीच में एक खबर आई है कि भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से बहुत साफ कहा गया है कि पाकिस्तान शांतिपूर्ण माहौल बनाए तभी बातचीत संभव है। इसका मतलब है कि ये ऑफिशियल एक लाइन आ गई है भारत की तरफ से जिसमें एमईए इस बात का जिक्र कर रहा है। जिस बात का जिक्र कयूम साहब कह रहे थे, हमें लगता है वो जवाब पहले वहाँ से एक आना चाहिए कि अगर भारत इस स्थिति को मान रहा है कि दहशतगर्दी है, इस स्थिति को मान रहा है कि माहौल शांतिपूर्ण नहीं है, और जो कयूम साहब कह रहे हैं कि नहीं हम इसे नहीं मानते हैं, तो वो बताएं कि अगर भारत की ऑफिशियल लाइन ये आ गई है, अब ऐसे में क्या कहना है? क्या वो मानकर चल रहे हैं कि नहीं गलत कहा जा रहा है भारत के जरिए, ये कह रहे हैं वो? क्योंकि यहाँ ऑफिशियल लाइन एक आ गई। अब प्रसून जी, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, बयान तो यहाँ भी आ गया। सरताज अजीज साहब ने कह दिया जो मुशीर खारिजा हैं कि मुज़ाकरात करना चाहेंगे और तैयार भी हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए पहल भारत को करना होगी। जावेद साहब, वो कहते हैं कि आप पहल करें, हम कहते हैं आप पहल करें। दरवाजे हम कहते हैं आपने बंद किए, वो कहते हैं जी आप दहशतगर्दी बंद करें। पाकिस्तान तो पहले ही दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, 60,000 से ज्यादा जाने दे चुका, फ्रंट लाइन स्टेट है। भारत इस बात को नहीं समझने को तैयार कि आप बातचीत शुरू करें, दोनों मुल्क ताउन करें तो हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ सकते हैं। वे फॉरवर्ड है, इनिशिएट किसे करना है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि भारत एक बड़ा मुल्क है, बड़ा भाई का रोल अदा करना है और उसको कई चीज़ों को दरगुजर करना पड़ेगा और उसको अपनी रियाया है, जो लोग हैं उनको ये समझाना पड़ेगा। देखिए, कश्मीर का मसला कोई पाकिस्तान के साथ शुरू नहीं हुआ। कश्मीरी तो आप देखें कि कब से ये गुलाम हैं, जब से गोरा यहाँ आया, सिखों ने उनको बेच दिया। तो भारत को तो इंसानी हकूक के और बातें छोड़ें, इसको झगड़े को दरमियान से हटाएं। हम क्यों नहीं करते दोनों मुल्क कि कश्मीरियों को उनका हक दे दें? आपके साथ जाना चाहते हैं आपके साथ जाएं, हमारे साथ जाना चाहते हैं हमारे साथ जाएं। इसमें आपको कबाहत क्यों? देखिए, अगर आप एक अननेचुरल चीज को डिफेंड करेंगे तो कभी डिफेंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ मोदी सरकार को अगर वाकई इस हम जरा नेपाल की प्रतिक्रिया भी ले ले, वहां पर क्या है लगातार चल रही है बातचीत हो सके। जी, ये जो तू में भारत पाकिस्तान से की लगातार चल रही है, काठमांडू उससे बहुत आगे पहुंच चुका है और यहां पर सब रीजनल कोऑपरेशन की अब बात चल रही है और नेपाल के पूर्व यातायात मंत्री मेरे साथ हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। हृदय त्रिपाठी जी, भारत पाकिस्तान की तू में तो लगातार चल रही है। भारत कहता है तुम आतंकवाद फैला रहे हो, वो कहता है जी आप हम जो कर रहे हैं हमको करने दीजिए, अलगाववादियों से हम बात करेंगे। क्या नरेंद्र मोदी ने जो नया रास्ता सुझाया है आज, क्या वो अब आगे की टेम्पलेट है? भारत काठमांडू के बीच नई टेम्पलेट, द्विपक्षीय समझौते, भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय समझौते, भारत श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समझौते। से ही हुआ है कि सार्क में समस्या जब आया है, बायलैटरल इश्यूज हल हो जाते हैं और जैसे नेपाल भारत के बीच में कई समझौते हुए, कल 8-10 समझौते हुए। 2 समझौता होने वाला था सार्क के लेवल पर जो नहीं हो पाया, लेकिन दोनों समझौता से संबंधित समझौता नेपाल भारत के बीच में हुआ है। तो ये इसके हम लोग अभ्यस्त हो चुके हैं कि दर्द होता है देखकर। गौरव, माइक बोले, भारत पाकिस्तान तू में नहीं आ पा रही है। दर्द की बात नहीं, अभ्यस्त हो गए हैं। माइक थोड़ा आप अपने मुंह के बात की नहीं, अभ्यस्त हो गए हैं हम लोग
और दोनों सार्क में हैं भी, और दोनों के बीच में जो है कहीं न कहीं एक दूरी बनी भी रहती है। मतलब दो पाटन के बीच में साबुत रहना कोई हो जाता है। इस हिसाब से नेपाल अभी जो होस्ट कर रहा है इसके हिसाब से हम लोग और जो देश है वो संतुष्ट हो, ये हम लोग चाहते हैं। जी आमिर मतीन साहब, आप इस समय दोनों देशों के तूतू मैमे को भी देख रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है वो भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों पंजाबों के बीच जो दूरी है वो इतनी बढ़ गई है कि 11 बार ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है और 4 गुना दाम बढ़ जाता है। क्या वो एक इशारा है कि बॉर्डर को ब्रिज बनाया जाए? मैं पहले तो ये कहूंगा कि ये तूतू जो आप कह रहे हैं मैमे, ये भारत की तरफ से तूतू ज्यादा हो रही है, मुझे पाकिस्तान की तरफ से मैमे इतनी नजर नहीं आ रही। ये खास तौर पे ये जो सारा मामला रुका हुआ है सार्क का, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सार्क बिल्कुल एक खत्म होकर रह गया है, उसकी वजह जो है वो भारत ने जब सफारती ताल्लुकात खत्म किए, सेक्रेटरीज के खत्म किए, तो उससे ये सारा सिलसिला बंद हुआ हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से आज की स्पीच में भी जो है कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे किसी को कोई प्रोवोक किया जाए। ये नहीं मैं कह रहा कि ऑफ कोर्स आज मुंबई की एनिवर्सरी थी, मेंशन उन्होंने किया, मगर पाकिस्तान ने किसी बलूचिस्तान का, किसी कश्मीर का कोई हवाला नहीं दिया, उन्होंने सार्क के उसमें ही रखा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तूतू आप कह रहे हैं ये भारत की तरफ से जाए। आप यकीन करें पाकिस्तान में एंटी इंडिया स्टोरी इतनी सेल नहीं करती, ये आप लोगों का इशू है कि यहाँ पे हर एक के सवार दिमाग पे सवार है पाकिस्तान, और पाकिस्तान इंडिया जो स्टोरी सेल करती है, और यहाँ मेरे जैसा कोई भारत में पाकिस्तान में भी गौरव, ये जो मैसेज है जो आप काठमांडू से जो बता रहे हैं कि मान लीजिए भारत पाकिस्तान के बीच तूतू मैमे, हमें लगता है कि एक क्रिएटिव साइड इसका देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस दिशा में बढ़ना है। पार्थसारथी साहब, आप ही ने बात शुरू की थी कि सार्क अब उस रूप में इफेक्टिव नहीं रह पाएगा। नहीं, देखिए आप पूछिए आसियान के साथ इतना हमारा क्यों बढ़ गया है, बिम्स्टेक के साथ सहयोग अपना क्यों बिगड़ गया है? क्योंकि पाकिस्तान इज अ स्पॉइलर। वो नहीं चाहता है वो कश्मीर उठाते रहे और 100 साल के उठाते रहे, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना है। दूसरी बात, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो तशद्दुद फैला रहे हैं, हिलरी क्लिंटन कहती है। ओबामा ने क्या जवाब दिया नवाज शरीफ को? अपने घर का हालात सीधा कीजिए, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा आपके मुल्क को। ये इन चीज़ों को कबूल नहीं करते, अपनी दुनिया में रहते हैं। मेरा कहना ये है, एनर्जी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, यानी कि सड़की यातायात, रेल यातायात या ऊर्जा, हम सब देशों के साथ इसको बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता है, तो हमारा विकल्प क्या रहा कि हम ऐसे फोरम में जाएं जहां ये हो सके, और वो फोरम है बिम्स्टेक, जिसमें नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है, श्रीलंका शामिल है, बांग्लादेश शामिल है। ये सब चाहते हैं, तो वी विल बिल्ड रोड्स एंड एनर्जी दैट वे। पार्थसारथी साहब, जो आप अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं, भारत एक अल्टरनेटिव खोज रहा है। पाकिस्तान, मजहर अब्बास साहब, क्या राय है पाकिस्तान में? अगर भारत अल्टरनेटिव की दिशा में बढ़ने को तैयार है, डेवलपमेंट को लेकर, इकोनॉमिक समझौते को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्या पाकिस्तान की क्या राय है इस पर? मजहर साहब। नहीं, बिल्कुल जो मोदी साहब ने तकरीर की है, उनका जो विजन है वो बहुत अच्छा विजन है, इसमें कोई शक नहीं। जो आज उनकी तकरीर थी वो बहुत क्लियर थी, लेकिन अगर उसके बाद मैं मिलूंगा ही नहीं और अपने उस विजन को पाकिस्तान के सामने नहीं रखूंगा या मैं टेबल पे नहीं बैठूंगा, तो फिर उस विजन को इम्प्लीमेंट कैसे आप करेंगे? यानी मैं चाहता हूं कि मैं चार गलियां छोड़ के बात करूं, लेकिन मैं अपने पड़ोसी से बात नहीं करूं। आप अपने पड़ोसी से अपने तनाज़ात बिल्कुल एड्रेस करें। अगर आप समझते हैं, आपकी मतलब उसके लिहाज से मैं कह रहा हूं कि आप समझते हैं, आपकी नज़र में कश्मीर इज़ नॉट एन इशू, मेरी नज़र में कश्मीर इज़ अ मेजर इशू, तो ये बातचीत के जरिए ही तो हल होगी। मैं तो मजहर अब्बास साहब एक बात बताइए, क्योंकि ये मैसेज भारत के भीतर बहुत बड़ा है कि शिमला में आके आपने कहा बायलैटरल तरीके से हल करें, तो बायलैटरल तरीके से भी मसला हल नहीं हो रहा। तो जो भी मसला है, जो भी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उनका मेडिकल वीजा, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, ये सारा बहुत ही इकोनॉमिक विजन मोदी साहब का बहुत अच्छा है। लेकिन जब तक मैं डिस्प्यूट ही नहीं हल करूंगा, आपने अब ये कहकर क्लोज कर दिया कि जी पाकिस्तान इज एन स्पॉइलर। आपने हिलरी क्लिंटन की मिसाल दी, जिसने मेरी सरजमीन पर टेररिज्म को परवान चढ़वाया,
जिसने मेरी सरजमीन को टेररिज्म का बेस बनाया अपने इंटरेस्ट के लिए, आज आप उसकी मिसाल दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से तो मसला हल नहीं होगा। नहीं, ये बात जो आप कह रहे हैं, हम एक चीज, हम इसको जरा जवाब ले लेते हैं इसका, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण जो आप बात कह रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब, ये सवाल बार में मनमोहन सिंह लगातार बातचीत कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ऐसे मुश्किलात हालात में बातचीत कर रहे थे। पाकिस्तान ने कभी मोस्ट फेवरेट नेशन की दिशा में कदम नहीं बढ़ाया, समझौते उस दिशा में कभी नहीं बढ़े। सवाल ये है कि आज की पोजीशन में प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर एक नया रास्ता बताना दिखाना चाहते हैं और पाकिस्तान नहीं चाहता है, तो ऐसे में जिसका जिक्र पार्थार्थी साहब कह रहे हैं अल्टरनेटिव्स की दिशा में, वही एकमात्र रास्ता है या इंटरनेशनली अब दबाव बनाने की स्थिति में, क्योंकि पड़ोसी तो पड़ोसी ही रहेगा। देखिए, मोदी साहब ने उसका भी जिक्र कर दिया कि अगर कोई देश चाहता है कि वो आगे ना बढ़े, सबके साथ मिलकर ना बढ़े, तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड विद ऑल और विद मोस्ट। तो मतलब अगर एक कोई चाहता है किनारा काटना तो किनारा काटे। पर मैं एक दो चीज़ें और कहना चाहता हूँ। मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि मज़हर अब्बास जैसे सीनियर और मजे हुए जर्नलिस्ट भी वो भाषा बोल रहे हैं जो इनके आर्मी और ISI वाले बोलते हैं। कश्मीर का मुद्दा मज़हर अब्बास साहब आपके लिए अहम है या नहीं वो तो मैं नहीं जानता, पर अब इंडिया में बहुत अहम हो रहा है और आपकी अखबारों में अहम हो रहा है। आप शायद आज का अगर डॉन पढ़ें तो आपके डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है और उसमें कहा है कि हमने जो अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी की 1980 के बाद, वो हमारे मुल्क को तबाह कर चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, हमारे मुल्क को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक और आर्टिकल मैं डॉन का बताता हूँ आज का। वो दूसरा आर्टिकल जो है वो सार्क के बारे में है और उसका हेडिंग ये है कि सार्क्स आइज आर ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया, और उसमें जाके ये लिखा है कि इंडिया इज ऑन ए रोल। पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि वो बैकवर्ड रहेगा। भारत पाकिस्तान संबंधों के मद्देनजर क्या सार्क को देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है? हम जरा पहले सीधे काठमांडू चलते हैं। गौरव, ये सवाल तूतू मैमे से आगे का है कि दिशा क्या होनी चाहिए? जो कहा गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के जरिए वो दिशा, या जिस बात का जिक्र करके नवाज शरीफ निकल गए उस रास्ता क्या होना चाहिए? काठमांडू में क्या आवाज है? यही सवाल चलिए सीधे अपने मेहमानों से पूछते हैं कि आगे की दिशा क्या होनी चाहिए। आमिर मतीन साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना नजरिया बताया तो कहा या तो सब साथ चले या जितने साथ चलना चाहते हैं वो साथ चले। तो क्या पाकिस्तान कट जाएगा अगर साथ नहीं चलेगा इस रिश्ते से? अगर आप ऐसा करना चाहें तो मेरा ख्याल इसको मोडार किसका नाम रख लें, क्योंकि आज जो मोदी साहब की, माफ़ कीजिएगा, जो स्पीच थी उसमें मैं, हम, इंडिया ऐसा ही था। माफ़ कीजिएगा, काफ़ी पेट्रोनाइजिंग थी। जिस तरह कह रहे हो कि प्यारे बच्चों मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें स्कूल भी दे दूंगा, कॉलेज भी दे दूंगा, सड़कें भी बनवा दूंगा। तो वैसे माफ़ कीजिएगा, आपको रोकता कौन है? ऑलरेडी 60 साल में आपने अपने पाकिस्तान के अलावा जो बाकी हमसाए हैं उनके साथ ये बायलैटरल ट्रेड क्यों नहीं कर ली, ये इतने रिलेशनशिप क्यों नहीं बढ़ा ली, और आपको रोकता कौन है? प्लीज करें। अच्छा, क्या यही एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि क्या वाकई सार्क के दौर में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी संबंधों को लेकर गेम चेंजर हो रहे हैं? क्या ये मैसेज है क्या पाकिस्तान में? आयशा, न बहुत प्रभावशाली रहेगा और न जी जावेद साहब, आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, क्या वाकई इस तरह से ताल्लुकात भारत चाह रहा है जिस तरह से भी देखा जा रहा है कि वो कहते हैं चलना चाहें तो आप साथ चलें, नहीं तो नहीं, कैसे चला जा सकेगा? मोदी गेम चेंजर है क्या? देखिए, मोदी गेम चेंजर नहीं है। मोदी वहीं जो 66 साल से जो लीडरान हैं हिंदुस्तान के, वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अगर ये चलना चाहते हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ, तो पाकिस्तान को किसने रोका है कि वो अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ ना चल सके? चाइना से बातचीत भी खटक रही है, वो वही ना, रूस। तो भाई, अगर आपका यही मकसद है तो फिर आप जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो आप जनाब चलें उनके साथ, ये बिल्कुल चलें, लेकिन पाकिस्तान को आपसे हमने परमिशन तो नहीं लेनी कि हमने किसके साथ चलना है। और एक बात और मैं बता दूं, ये बातें हो रही बाकी ममालिक की, बाकी किस मुल्क की सरहद पाकिस्तान से मिलती है? वो तो सारी सरहदें आपके साथ मिलती हैं। उनका तो, वो तो आप एक बड़ा मुल्क है, उनको तो आपका अजाब सहना है, पाकिस्तान को तो नहीं सहना है ना। शंकर प्रसाद साहब,
लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब, बड़ी सीमा मिलती है पाकिस्तान से, पड़ोसी वही है, कभी भी नहीं होंगे। रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि अगर पाकिस्तान सार्क का फायदा नहीं उठाना चाहता तो लेट इट बी, वो जो चाहे करें, कश्मीर के बारे में बोलते रहे, जहां चाहे बोलते रहे, यूनाइटेड नेशन में जाके बोलते हैं कोई नहीं सुनता, सार्क में बोलते हैं कोई नहीं सुनता। अगर सार्क का फायदा पाकिस्तान नहीं उठाना चाहता तो वो जो चाहे करे, भारत अपना बाकी देशों के साथ मिलके जो सार्क के मुद्दे हैं उनको आगे बढ़ाएगा। उसमें भारत का फायदा है, नेपाल का फायदा है, बांग्लादेश का फायदा है, भूटान का फायदा है, श्रीलंका का फायदा है, मालदीव का फायदा है। अगर पाकिस्तान सार्क का फायदा नहीं उठाना चाहता और केवल कश्मीर का ही मुद्दा कहता चला हमें लगता है जाएगा, कि कल का तो वक्त है जिसमें सारे नेता एक साथ मिलेंगे, एक कमरे में होंगे, वहां पर नजरें मिलेंगी, हाथ मिलेंगे, क्योंकि एक आखिरी दिन कल का है और उसका इंतजार हर कोई कर रहा है। तो आज तक के जो दर्शक जुड़े हुए हैं इस बात को लेकर हम खत्म कर रहे हैं कि दरअसल ये सार्क एक ऐसे एम्बियंस के साथ शुरू और एम्बियंस के साथ कहीं खत्म ना हो कि दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल एक ऐसी रेखा के तौर पर है जहां दोनों को कहीं ना कहीं अलग थलग कर रही है या आने वाले वक्त में एक नई दिशा तय करेगी। इंतजार करना होगा, कल तक का इंतजार तो जरूर कीजिए, कल हम फिर एक साथ होंगे।